जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नागपूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम लोग झारखंड के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे 1935 का जो एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम 1935, और उसमें झारखंड का जो संबंध क्या था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का एक्ट जो आया है, इसको अगर आप लोग देखें तो जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन के बाद जो एक्ट आया था या गोलमेज सम्मेलन में जो भी निर्णय ली गई थी उसको वाइट पेपर के रूप में इसमें शामिल किया गया था। तो हम लोग देखेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन एक्ट। जाहिर सी बात है 1935 का एक्ट है तो 1935 को ही आई थी। तो अब हम लोग इसमें झारखंड के संदर्भ में क्या उल्लेख किया गया है उसको हम लोग पढ़ने या समझने का प्रयास करते हैं। तो एक्चुअली जो 1935 के एक्ट आया है, इसके तहत जो झारखंड को इन्होंने दो चीज़ों में देखा था, एक वर्जित क्षेत्र और एक आंशिक वर्जित क्षेत्र था और एक पूर्ण वर्जित क्षेत्र था। कितने ये में डिवाइड किया गया था? दो भागों में। आदिवासी जो बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्रों को दो भागों में डिवाइड किया गया था इस एक्ट के तहत। कौन से एक्ट के तहत? 1935 के भारत शासन अधिनियम एक्ट के तहत। तो इसमें एक था कि वर्जित क्षेत्र था एक, और दूसरा था आंशिक रूप से वर्जित क्षेत्र। तो पहले लिखते हैं हम लोग आंशिक रूप से वर्जित क्षेत्र, और दूसरा जो होता है हम लोग का पूर्णतः वर्जित क्षेत्र, पूर्णतः वर्जित क्षेत्र। यहाँ हम लोग को ध्यान देने वाली बात है कि वर्जित क्षेत्र का मतलब क्या है, किन लोगों को वर्जित कर रहे हैं। हाँ, तो झारखंड का जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे बाहर से कोई भी आदमी इस क्षेत्र में कुछ हद से कुछ लोगों का जो लिमिटेशन मिलता है वो लोग आते हैं आंशिक रूप से वर्जित क्षेत्र में, और पूर्ण वर्जित क्षेत्र में यहाँ के बाहरी कोई भी आदमी यहाँ नहीं आ सकता है। बाहरी आदमी यहाँ नहीं आ सकते इस क्षेत्र में जहाँ पे पूर्ण वर्जित क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो ये एक्ट कब आया? 1935 में। तो ये हम लोग को जानना जरूरी था। इस एक्ट के तहत और एक चीज़ जो हम लोग का जानना इम्पोर्टेंट है वो है कि यहाँ पे जो आदिवासी क्षेत्र है वो लोग के सीटों के लिए रिजर्वेशन दिया गया था। क्या किया गया था? आदिवासियों के लिए जो सीटें थी, सीटें रिजर्वेशन किया गया था। जैसे विधान परिषद हुआ या विधानसभा में, तो सीटें क्या की गई थी इसमें? रिजर्व्ड। सीटों का आरक्षण किनको मिला था? सीटों का आरक्षण आदिवासी लोगों को। कौन से एक्ट के तहत? 1935 के एक्ट के तहत। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम एक्ट था, जिसमें प्रांतों में स्वायत्त शासन और केंद्र में इसमें द्वैत शासन लागू किया गया था, उस एक्ट का जो जेपीएससी में भी पूछा था मेंस पीटी में, तो उसी एक्ट के तहत झारखंड को दो क्षेत्रों में डिवाइड किया गया था। एक आंशिक रूप से वर्जित क्षेत्र और दूसरा पूर्णतः वर्जित क्षेत्र। वर्जित क्षेत्र उन लोगों को जो बाहरी लोग यहाँ अंदर नहीं आ सकते उस क्षेत्र को। इसके तहत और एक प्रावधान था कि आदिवासी जो लोग हैं वो लोग का आरक्षण दी गई थी इस एक्ट के तहत। तो इसमें हम लोग को इतना ही पढ़ना था। आगे हम लोग आज जो चर्चा करेंगे वो हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अगर एक मिनट, तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे हम लोग कि भारत शासन जो है, भारत शासन अधिनियम जो 1935 है उसके बारे में चर्चा कर लिए। अब देखिए हम लोग कांग्रेस के बारे में चर्चा करेंगे। कांग्रेस का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का नाम क्या है?
इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी का जो कांग्रेस पार्टी है उसको पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता था। एक्चुअली इसका गठन होता है हम लोग का 1885 को होता है ना, 1885 को होता है दिसंबर महीने में। तो जब इसकी मतलब गठन होती है किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, इसका मतलब होता है लोगों का समूह। ये सब बेसिक चीज़ें थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करते ऊपर, उसके बाद हम लोग आएंगे झारखंड में इसके संदर्भित क्या पढ़ना था। तो जो कांग्रेस का मतलब जैसे अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन का मतलब होता है कि जो सालों भर, जैसे कि हम लोग जैसे कि डिसाइड करते हैं कि न्यू ईयर में कि इस साल का पूरा फ्रेमिंग इस टाइप से चलेगा कि ये पढ़ना है, ये एग्ज़ाम देना है। अगर कोई 11-12 का है तो वो लोग अपना टारगेट फिक्स करते हैं। जो कंपटीशन एग्ज़ाम तैयारी करते हैं वो लोग अपना टारगेट फिक्स करते हैं कि इस साल हम लोग को क्या क्या एग्ज़ाम देना है। तो ये सब क्या, तो जो टारगेट होता है और जब दिसंबर होता है तो उसके अगले वाले जो साल है उसमें क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, ये सब की क्या होता है, समीक्षा की जाती है। उसी तरीके से जो कांग्रेस पार्टी होती है, कांग्रेस जो कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग दिसंबर महीने में जनरली सामान्यतः दिसंबर महीने में मतलब मीटिंग करते हैं और इसी को अधिवेशन कहा जाता है, कांग्रेस का अधिवेशन। तो ये जो पहला अधिवेशन होता है, पहला हम लोग का बम्बई में होता है। ये हालांकि पुणे में होने वाला था लेकिन वहाँ हैजा फैलने के कारण नहीं हो पाता है। फिर दूसरा, तीसरा, इस टाइप से करके जो 53वां होगा, 53 जो होता है ये हम लोग का रामगढ़ में होता है। कहाँ पे होता है, रामगढ़। 53 जो अधिवेशन होता है 1940 में, कब होता है ये, 1940 में भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस का 53 जो अधिवेशन होता है 1940 में होता है। और कहाँ पे, रामगढ़ में होता है। और ये रामगढ़ हम लोग को झारखंड वाला रामगढ़ है। तो जब ये यहाँ इम्पोर्टेंट है, फिर हम लोग को इसको अब पढ़ना है कि 1940 का जो अधिवेशन हुआ था उसको हम लोग अब चर्चा करेंगे। वही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसलिए इसको किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लेना है। तो हम लोग जो समझा रहे थे हम लोग कि मतलब उसको कैसे आया या क्यों आया, वो सब हम लोग देखे। मतलब कैसे अधिवेशन होता था उसको हम लोग एक बार देख लिए कि मतलब प्रत्येक साल जो अधिवेशन ली जाती है, मतलब जो बैठक होती थी, जो प्लानिंग होती है, वो हम लोग का अधिवेशन के रूप में जानते हैं कांग्रेस का। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो 1940 में जो 53वां कांग्रेस अधिवेशन, ये कहाँ होते हैं कांग्रेस अधिवेशन, ये हम लोग का होता है रामगढ़ में। कांग्रेस अधिवेशन ये हम लोग कहाँ पे होता है, रामगढ़ में। कब, 1940 में। कितने नंबर का, 53 नंबर का। हालांकि अगर इधर इसके पहले का देखें तो 1939 में हम लोग का त्रिपुरी संकट के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। त्रिपुरी संकट में क्या हुआ, तो इसको एक बार कहानी देखेंगे तो इसमें हम लोग आगे और उसको कनेक्ट करना पड़ता है, तो उसको एक बार देखेंगे। तो जो त्रिपुरी संकट हुआ था इसमें सुभाष चंद्र बोस जो थे ये मतलब अध्यक्ष में जीते थे। और इसी जो चुनाव होता है कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के लिए, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस का इसमें हो गया था इलेक्शन। लेकिन जो गांधी जी का जो सहयोगी थे पिट्टाभी सीतारामैया, वो भी इसमें लड़े थे, किसमें, त्रिपुरी संकट में। और जब सुभाष चंद्र बोस जीते और गांधी जी के जो प्रिय उनका जो सहयोगी थे पिट्टाभी सीतारामैया वो हार गया, तो गांधी जी इसमें इमोशनल हो जाता है और उसमें फिर बोलता है कि मतलब जो मेरा सहयोगी है उसका हार ही मेरा हार है। तो इसलिए फिर वहाँ से उस टाइप से होता है। तो इसको फिर ध्यान में रखते हुए फिर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को त्याग करता है, कांग्रेस त्याग करते हैं। कांग्रेस का जो सदस्यता है वो त्याग कर देता है कौन, सुभाष चंद्र बोस, हमारे सुभाष चंद्र बोस। तो ये लिंक इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इतना समझ में आ गया त्रिपुरी संकट के बारे में। तो अब हम लोग जो
1953 जो ये आया था, जो कांग्रेस अधिवेशन था 1940 में, ये हम लोग का था 19 से 20 मार्च। 19-20 मार्च कहाँ पे हुआ था? ये रामगढ़ में हुआ था 1940 में। तो अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, कब हुआ था ये समझ में आ गया। कब हुआ था? 19 से 20 मार्च 1940 में हुआ था। इसका अगर हम लोग कुछ इसमें जो टॉपिक है, मेन पॉइंट है, उसको हम लोग एक बार समझेंगे। तो एक्चुअली इसका जो अध्यक्ष कौन था उसको एक बार हम लोग देखते हैं। ये सब इसका अध्यक्ष हो रहा है, ठीक, इस अधिवेशन का। तो अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किसके अध्यक्ष थे? 53 कांग्रेस अधिवेशन का। और ये कब है? 1940 में। 1940 में बनते हैं, लेकिन कांग्रेस का 1946 में फिर दूसरा अधिवेशन होता है, आईएनसी का दूसरा अधिवेशन। तो 1946 तक मतलब 1946 तक कोई और अध्यक्ष नहीं चुना गया था। कोई और अध्यक्ष नहीं चुना गया था। इसका मतलब है इतने दिन अध्यक्ष कौन कर रहे थे? हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। जब 1940 में इलेक्शन होता है तब अध्यक्ष चुना जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, लेकिन उसके बाद यहाँ पे फिर इलेक्शन नहीं होता है अध्यक्ष के पद पर, तो ये अध्यक्ष रह ही जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबा अध्यक्ष पद में कौन रहा है कांग्रेस के अधिवेशन में। तो कांग्रेस के सबसे लंबा अध्यक्षता कौन किए हैं? अध्यक्षता हम लोग का कौन किए हैं? अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इतना हम लोग समझ में आ गया होगा इस पॉइंट से। आगे हम लोग इसमें और देखते हैं कि इसमें जो अध्यक्ष था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था, जो जिस क्षेत्र पे ये मंच बनाया गया था, जहाँ पे ये अधिवेशन हुआ था, उस जो मंच होगा ना, एक अखाड़ा टाइप का होगा, एक स्थल होगा जहाँ पे मीटिंग रखी जाएगी, वहीं पे मीटिंग होगी जहाँ पे इनका फिक्स किया गया। तो जो जगह का नाम है, वो उस जो क्षेत्र का नाम है, उसका नाम था हम लोग का मझरनामा। सभा स्थल का नाम क्या है? सभा स्थल का नाम क्या है? मझरनामा क्या है? मझरनगर क्या है? सभा स्थल है। कौन सा? 53 कांग्रेस अधिवेशन का। जो प्रवेश द्वार या सभाद्वार जो बोलेंगे हम लोग उसको, मुख्य द्वार। कांग्रेस का जो मीटिंग होता था उसमें एक गेट बनाया जाता है ना, तो उसी तरह से जो मुख्य गेट जो होगा, जैसे स्वागत लिखा हुआ रहता है, तो उस टाइप से जो मुख्य द्वार होगा, उस मुख्य द्वार का नाम क्या है? बिरसा मुंडा द्वार। क्या नाम है? बिरसा मुंडा द्वार। बिरसा मुंडा द्वार। तो इस तरीके से हम लोग का 3 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट होगा। चौथा पॉइंट ये कब आया है, कब हुआ? पर अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सभा स्थल का नाम है मझरनगर। मुख्य द्वार जो है वो बिरसा मुंडा द्वार। इतना हम लोग को पहले समझना है, आगे फिर हम लोग चलते हैं फिर। तो इस तरीके से देखिए, मतलब लगातार यहाँ पे क्या था, ये लगातार 5 साल तक, मतलब 40 से लेकर 46, मतलब लगातार कितने साल हो रहा है? लगातार 6 वर्ष तक, लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष थे। कौन? हम लोग का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे चलते हैं हम लोग फिर। इतना हम लोग को समझ में आ गया, मुख्य द्वार और सभा स्थल और अध्यक्ष। अब हम लोग इसमें देखेंगे जो भाषण वगैरह जो दिए गए हैं, भाषण कौन शुरू किया था, भाषण का लेखक कौन थे, फिर अध्यक्ष। देखिए अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष हम लोग का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो अध्यक्ष जो था वही अध्यक्षीय भाषण देगा, तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो जो अध्यक्षीय भाषण कौन देगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बाकी जो हम लोग को देखना है, उसको हम लोग देखना है कि इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा सत्याग्रह का प्रस्ताव लाया था। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने सत्याग्रह का प्रस्ताव लाए थे।
जवाहरलाल नेहरू, याद रख लीजिए ऐसे, ठीक, लिखना ज़्यादा नहीं पड़ेगा आप लोग, लेकिन पूरा लिखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे सत्याग्रह प्रस्ताव लाया था। कौन सा? सत्याग्रह का प्रस्ताव लाया था, और इसको अनुमोदन कौन किए थे? JB कृपलानी। अनुमोदन कौन किए थे? अनुमोदित JB कृपलानी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू ने सत्याग्रह का प्रस्ताव लाया था और उसको अनुमोदित कौन किया? JB कृपलानी। इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं इसमें जो स्वागत भाषण जो यहाँ दिए थे वो राजेंद्र प्रसाद ने दिए थे। कौन? स्वागत में एक भाषण दिया जाएगा ना, कि मतलब स्वागत में जैसे कोई भी मंच का जो संचालन करते हैं उस टाइम किसी बड़े नेता को लाने के लिए वहाँ पे जो मंच का संचालन करते हैं, तो उस तरीके से पहला जो संचालन कर रहे थे या जो पहला स्वागत भाषण दे रहे थे वो हम लोग का राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। स्वागत भाषण कौन दिए थे? राजेंद्र प्रसाद। इतना समझ में आ गया होगा हम लोग को। फिर आगे जो महात्मा गांधी ने इस सभा का संबोधन किया था, मतलब जो सभा में सभी लोग आए हैं उसको एक बार संबोधन करना होगा। जैसे कि हम लोग का जो माननीय प्रधानमंत्री जी है लाल किले से आम जनता को, पूरे भारत को संबोधन करते हैं, तो उसी तरीके से जो गांधी जी ने उस सभा में जितने भी लोग आए थे उसको संबोधन कर रहे थे। तो गांधी जी क्या कर रहे थे? संबोधन कर रहे थे सभा को। गांधी मतलब कौन है? महात्मा गांधी जी, ठीक। गांधी जी सभा का संबोधन कर रहे थे, संबोधन करता थे, ठीक। इतना दूर समझ में आ गया। तीनों और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, गांधी जी सभा का संबोधन करता थे। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद इसी ये में मतलब इसका जो उद्देश्य जो इसमें पारित किया गया था, जैसे कि कोई भी अधिवेशन होता है या कोई भी निर्णय लिया जाता है, कोई भी मीटिंग होती है, तो मीटिंग का कुछ उद्देश्य होता है, उसमें कुछ टारगेट रखी जाती है कि हमें ये प्राप्त करना है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो टारगेट रखी गई थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से, उसमें जो टारगेट था कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना। और दूसरा जो इसमें था वयस्क मताधिकार का था। किसका? वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसको देखें तो इतना हम लोग देख लिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। स्वागत समिति जो होता है उसका, अगर स्वागत समिति का अगर महासचिव की बात किया जाए, स्वागत कभी कभी एग्जाम पूछ देते, स्वागत समिति के महासचिव की बात किया जाती है। हालांकि इतना बहुत डीप जाएगा तभी यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो इसके पहले जो बताए वही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ का जो श्री अनुग्रह नारायण सिंह कौन थे? श्री अनुग्रह नारायण सिंह। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो जितना भी हम लोग ये इसका है देख लीजिएगा ये, ठीक। तो अभी तक हम लोग जितना भी हम लोग पढ़े ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ज़्यादा से ज़्यादा डीप जाएगा तो क्वेश्चन इतना तक आएगा, नहीं तो ऊपर में जो थोड़ा बहुत है कब हुआ था, इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, स्वागत भाषण कौन दिए थे, और प्रवेश द्वार का क्या नाम था, सभा स्थल का क्या नाम था, मेनली यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें अच्छा और एक चीज़ हम लोग को देखना है कि इस टाइप जब आए थे गांधी जी जब यहाँ आए थे, गांधी जी यहाँ पे अपना खादी आंदोलन की शुरुआत की थी 14 मार्च के आसपास ना, 1 मिनट, हाँ 14 मार्च 1940, 14 मार्च 1940 को गांधी जी क्या किए थे? खादी आंदोलन, रामगढ़ में खादी ग्राम उद्योग का शुभारंभ किया था। खादी ग्राम उद्योग
खादी ग्राम उद्योग का कौन शुभारंभ किया था? क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि गांधी से संबंधित है कि रामगढ़ में खादी ग्राम उद्योग का शुभारंभ किसने किया था? रामगढ़ में खादी ग्राम उद्योग का शुरुआत किसने किया था? तो गांधी जी ने किए थे। कब? 14 मार्च 1940 को। तो इस तरीके से जो हम लोग का महत्वपूर्ण जो 53 कांग्रेस का जो अमेंडमेंट हुआ था, 53 कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें जो रामगढ़ में हुआ था, और ये झारखंड का एकमात्र है। झारखंड में ये एकमात्र है, ये याद रखना है। एकमात्र झारखंड में एकमात्र जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, उसका मतलब अधिवेशन ये एकमात्र हुआ था। मतलब 1940 में जो अधिवेशन हुआ था, यही झारखंड का एकमात्र अधिवेशन हुआ था झारखंड में। तो इतना हम लोग देख लिए, और ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जो कांग्रेस का जो 53वां जो अधिवेशन देखे, ये इतना ही परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इसके पहले अगर हम लोग जस्ट शुरुआत किए थे क्लास, तो उस टाइम हम लोग चर्चा किए थे कि जो सुभाष चंद्र बोस हमारे नेताजी हैं, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को त्याग दे दिया था। कांग्रेस को त्याग दिया था 1939 का, जो त्रिपुरी संकट के कारण हुआ था। मतलब त्रिपुरी संकट जो हुआ, वो कांग्रेस के त्याग कर देते हैं। और जब चूंकि कांग्रेस को त्याग कर देते हैं, तो उन्होंने अब सोचा कि मैं तो अब कांग्रेस में नहीं रहूँगा। तो हम लोग को भी तो ऐसा थोड़ी है कि जो क्रांतिकारी है, अगर वो पार्टी छोड़ दिया या दल छोड़ दिया तो क्रांतिकारी करना छोड़ दे, ऐसा तो नहीं होता है। तो उसी क्रम में अगर सुभाष चंद्र जी का, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखें, तो जो रामगढ़ में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हो रहा था? 1940 में रामगढ़ में हो रहा था। 53वां जो हुआ था 1940 में, कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में। तो जितने भी बड़े बड़े दिग्गज लोग थे कांग्रेस के, सब अब कहाँ आएंगे? रामगढ़ आएंगे। अब सुभाष चंद्र बोस ने सोचे कि अगर ये लोग सब कांग्रेस में आएंगे और हम लोग को भी तो चुपचाप हाथ पकड़े बैठे नहीं रहना है, तो ये लोग जो सुभाष चंद्र बोस और इनसे संबंधित इसके समर्थक जितने भी थे, ये लोग अलग से एक, मतलब रामगढ़ के ही सामने बिटिया एक जगह है। कहाँ पे? रामगढ़ के ही सामने जो बिटिया जगह है, वहाँ पे फिर आंदोलन करते हैं। वहाँ पे वो लोग भी मतलब अपना लीग, वहाँ पे वो लोग भी मीटिंग रखते हैं। किससे? कांग्रेस के विरोध में। मतलब कांग्रेस जो चाहती है कि स्वराज लाया जाए या फिर जल्दी सब किया जाए, तो सबके विरोध में अपना जो जन समर्थक है उसको प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने फिर रामगढ़ में मीटिंग रखते हैं। रामगढ़ में, कहाँ पे? रामगढ़ के बिटिया जगह का नाम है, ठीक। रामगढ़ के बिटिया में सुभाष चंद्र बोस ने मतलब सुभाष चंद्र बोस, ठीक। थोड़ा आप लोग कॉपरेट करने का प्रयास कीजिएगा। सुभाष चंद्र जो बोस है, सुभाष चंद्र बोस ने जो रामगढ़ की बिटिया में 1940 में, ये भी होगा 1940 में क्या करते हैं? अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन। तो अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था? ये हम लोग का सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, और ये कहाँ पे? बिहिटा में। बिहिटा होगा, बिहिटा है, ठीक। बिहिटा, ठीक। ये रामगढ़ में ही है, रामगढ़ में है, ठीक। इस अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन कहाँ किया जाता है? रामगढ़ के बिहिटा में। कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस ने। और इसके लिए जब यहाँ पे मतलब एक पारित किया जाता है, यहाँ पे जो कांग्रेस की जो मतलब यहाँ पे जो प्रस्ताव लाया जाता है, कहाँ पर? इस अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन में यहाँ पे जो प्रस्ताव लाया जाता है कि मतलब इसकी रणनीति क्या होगी,
मतलब जो भी कोई भी फंक्शन इस मतलब रखा जाए, कोई भी मीटिंग रखी जाएगी तो उसके कुछ ना कुछ उसमें तो प्रस्ताव रखा जाएगा ना, कि जैसे मान के चलो कोई आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन के लिए मांग रखी जाती है, मांग रखने के बाद उसको फिर सहयोग देना होगा, सिग्नेचर दिया जाता है ना कि हाँ मैंने भी इस आंदोलन में भाग ले रहा हूँ या फिर मुझे भी इस मांग की ज़रूरत है, तो हम जो लिखा जाता है उसको अनुमोदन बोला जाता है। तो प्रस्ताव जो लाते हैं कि इस आंदोलन में या इस सम्मेलन में क्या क्या प्रस्ताव रखा जाएगा, वो हम लोग को लाते हैं कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनका नाम आप लोग पहली बार नहीं सुन रहे हैं, इसके पहले भी हम लोग देखे हैं, जो किसान सभा के टाइम ये आए थे, किसान सभा के टाइम आए थे ना स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो हम लोग का कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम, तो इन्होंने प्रस्ताव पारित करते हैं और जो प्रस्ताव है उसको अनुमोदन या अनुमोदित कौन करते हैं उसको भी हम लोग को याद रखना जरूरी है। प्रस्ताव को पारित करते हैं कौन? प्रस्ताव को पारित किया जाता है या प्रस्ताव को लाया जाता है किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। लेकिन इसको जो पारित किया जाता है वो हम लोग का रहते हैं सरदार शार्दुल सिंह। सरदार, एक मिनट, सरदार नाम थोड़ा, शार्दुल सिंह, सरदार शार्दुल सिंह, क्या नाम हो रहा है? सरदार शार्दुल सिंह, ये अनुमोदित करता है जो मतलब प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस जब यहाँ आए तो यहाँ उन्होंने जो अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन, एक तो सम्मेलन रखा गया था, अब उसमें जो प्रस्ताव था वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रस्ताव दिए थे, उसके फिर अनुमोदित कौन किया? सरदार शार्दुल सिंह। अब सुभाष चंद्र बोस को हम लोग ये अलग से एक पार्टी भी यहीं पे निर्माण करता है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक हम लोग जो नाम सुनते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने जो फॉरवर्ड ब्लॉक 1940 में स्थापना करता है, 1940 में, कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कहाँ पे होता है? यहीं पे होता है। कहाँ पे? रामगढ़ में ही होता है। रामगढ़ मतलब कौन सा? बिहिटा में ही यह फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करते हैं। कौन? गठन। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कहाँ करते हैं? 1940 में हम लोग का रामगढ़ में ही करते हैं सुभाष चंद्र बोस। यहाँ इनके बारे में इतना देख लिए। इसमें और एक यहाँ पे जो जुड़े हुए थे किसमें? अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन से है, और उसका नाम है M.N. रॉय। क्या नाम है? M.N. रॉय। M.N. रॉय ही वो शख्स है जिन्होंने पहली बार संविधान सभा की मांग किए थे। M.N. रॉय 1934 में पहली बार संविधान सभा की मांग किए थे, और वही M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय जो है, इन्होंने रामगढ़ में रेडिकल पार्टी का गठन करता है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन सा? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया जाता है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कौन करते हैं? M.N. रॉय। अच्छा, M.N. रॉय का अगर पूरा नाम देखना है तो मानवेंद्र नाथ राव है। मानवेंद्र नाथ, एक मिनट, मानवेंद्र नाथ ना, मानवेंद्र नाथ राय, ये इनका फुल फॉर्म है M.N. रॉय। के M.N. रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कहाँ करते हैं? रामगढ़ में ही। और कहाँ पे? अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन में। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें, आज की इस वीडियो में हम लोग 1935 का जो भारत झारखंड के संदर्भ में क्या था उसको देखे। उसके बाद हम लोग कांग्रेस का 53वां राष्ट्रीय जो अधिवेशन होता है जो रामगढ़ में हुआ था उसको हम लोग देखे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस को त्याग करके त्रिपुरा संकट में जो त्रिपुरी संकट में कांग्रेस को छोड़कर सुभाष चंद्र बोस ने अखिल भारतीय
समझौता विरोधी सम्मेलन का गठन करते हैं रामगढ़ के बिहिटिया में। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोग ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा की। अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।